अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उम्मे ऐमन का अब्बा की भतीजी। हरगिज़ नहीं। नॉवेल का नाम है ये। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये नॉवेल का नाम है। बड़ा प्यारा नाम है और उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल भी बहुत अच्छा होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और एक बात कि एक सिस्टर ने या एक भाई ने बिस्मिल की फरमाइश की थी, तो वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसकी डेली में अब एपिसोड अपलोड करती हूँ, तो काइंडली आप अगर सुनना चाहें तो वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं उसे। और उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा। मेरे दूसरे चैनल का नाम है नॉवेल सागा फॉरएवर। मैं खुद ही भूल गई थी। सॉरी। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। अब्बा की भतीजी हरगिज़ नहीं। मामूली सा फ्लू और नज़ला ऐसा बिगड़ा कि जान को ही आ गया। पिछले 3 दिन से बुखार में मुब्तला हनिया आज ज़रा बेहतर थी, पर नकाहत ऐसी कि ज़रा सा चलने में ही चक्कर आने लगते थे। पर बिस्तर पर पड़े पड़े भी लाचारी के एहसास ने कुछ ऐसा तंग किया कि वो उठकर बाहर आ गई। सानी ने भी उसकी तीमारदारी की खातिर 2 दिन तो उसके बिस्तर की पट्टी से लगे गुजार दिए, पर आज उसका ज़रूरी प्रैक्टिकल था, सो वो कॉलेज जा चुकी थी। अबू जी ऑफिस, जबकि किचन में खटर पटर लग रहा था कि अम्मी किचन में होंगी, वो वहीं आ गई। अरे हनिया, तुम किसी चीज़ की ज़रूरत थी बेटा? मैं बस आ ही रही थी तुम्हारे पास। अम्मी ने आहट पर पीछे मुड़कर देखा और उसे देखकर चावलों की परात वापस चल फरकी और खुद तेजी से उसके पास आकर तशवीश से बोली, बस अम्मी लेटे लेटे उकता गई तो बाहर आ गई हूँ कि कुछ बातें ही कर लूंगी आपसे। उसे बेजार से लहजे में कहा, क्या पका रही हैं? वो वही कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं है आज? कैसा चेहरा उतर गया है मेरी बच्ची का 2 दिन में। अम्मी ने नजदीक आकर माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया, फिर तसल्ली करके दोबारा चावलों की तरफ मुतवज्जे हो गई। सुबह अहमद आया था तुम्हारी तबीयत का पता करने, बता रहा था कि तुम्हारे मामू और मुमानी आज तुम्हारी खैरियत मालूम करने आएंगे। तो मैंने कहा खाने में एक आध डिश का इजाफा कर लो। सानी थकी हारी आएगी कॉलेज से, क्या क्या देखेगी। अहमद आया था तो मुझसे क्यों नहीं मिला? उसने हैरत से पूछा। बेटा तुम सो रही थी, सानी ने कहा भी कि तुम्हें जगा देती हूँ। लेकिन अहमद ने मना कर दिया कि मत डिस्टर्ब करें, सोने दे हनी को, वरना तो सोने का टाइम भी काम काम को देती है। अम्मी ने चावल साफ करते हुए मुस्कुरा कर अहमद के कहे अल्फाज दोहराए, तो हनिया भी मुस्कुराई। मैंने तो कहा है कि खाने तक तुम भी पहुंच जाना, कह रहा था वादा नहीं कर सकता, और ना ही आप लोग इंतजार कीजिएगा। आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी वक्त चक्कर लगा लूंगा। अम्मी ने मजीद तफसील बताई। कैसे नहीं पहुंचेगा? मैं अभी फोन करके उसकी खबर लेती हूँ। आप मुझे कुछ चटपटा बना दें, मुंह का जायका अजीब कड़वा कड़वा सा हो रहा है। उससे उठते उठते कहा तो अम्मी इस बात में सर हिला के रह गई, जबकि वो उठकर अपने कमरे की जानिब आ गई। यूनिवर्सिटी में किसी हंगामे के बायस हड़ताल थी, तो वो बेफिक्र होकर लंबी ताने सो रहा था जब अब्बा की मखसूस चींकती चिंगाड़ती आवाज ने असाब पर नाखुशगवार असर छोड़ा। कुछ देर तो कसर मंदी से पड़ा और दोबारा नींद आने का इंतजार करता रहा, फिर भला हो अब्बा की करारी आवाज का, जिसने सुबह ही सुबह उसकी पुरसकून नींद में खलल डाल दिया था। हालांकि ये अब्बा का रोज का मामूल था, पर इस वक्त या तो वो नाश्ते की टेबल पर होता या यूनिवर्सिटी जा चुका होता, इसलिए मामूल की बात लगती। पर आज गहरी नींद से उठना उसके लिए खासा खुशगवार तजुर्बा था। जो सो थोड़ी देर तो अब्बा के चुप होने का इंतजार करता रहा, जो अम्मा पर फिर किसी बात पर चीख रहे थे, पर उनका शायद बहुत दूर तक उनकी अगली पिछली कोताहियां गिनवाने का प्रोग्राम लग रहा था। सो वो उठकर कमरे से बाहर चला आया। अम्मा शायद किचन में थी, जबकि अब्बा की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। सुकून की सांस लेता वो किचन में ही आ गया। दिन रात के 24 घंटों में बगैर वजह की चीख चिल्ला कर वालिद मोहतरम क्या साबित करना चाहते हैं? कभी 2 मिनट बैठकर ये भी पूछ लें। दरवाजे के साथ टेक लगाकर हाथ बांधे उसने सुकून से कहा तो चूल्हे के पास कोई काम करती अम्मी फौरन चौंक कर मुड़ी। खुदा के लिए चुप हो जाओ। अयान, तुम्हारे अब्बा को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है बोलने का, अभी तक घर में ही है। अम्मा के सरासमगी से बोलने पर उसे मजीद तैश आ गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले आप उनके माथे के बल ही नहीं जाते।
आखिर क्या बात उनके मिजाज को बिगाड़ने का बायस बनती है? अच्छे खासे खुशहाल हैं हम लोग, अच्छी फर्माबरदार बीवी दी है अल्लाह ने। उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज़ा है, कोई माली मसला भी नहीं। तो क्यों मुझे इस घर का माहौल एक नॉर्मल घर जैसा नहीं लगता? एक मुतल्लिकुल अनाथ बादशाह की मौजूदगी में जैसे रियाया सहम जाती है इस घर में भी उनके आते ही एक खौफ की फिज़ा हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है। वो फट ही तो पड़ा जबकि अम्मी का चेहरा अब्बा की मौजूदगी और उनके कुछ सुन ना लेने के खौफ से सफ़ेद पड़ गया। क्या हो गया अयान? ऐसी भला क्या बात हो गई जो मैं तुमसे छुपाऊंगी बेटा? बस कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है। तुम्हारे अब्बा भी ज़रा अलग मिजाज के हैं, और सच पूछो पूछो तो जब से मैंने उनकी फितरत के इस पहलू से समझौता किया है तो मुझे बुरा भी नहीं लगता। मिजाज के कड़वे ज़रूर हैं पर दिल के अच्छे हैं। कभी तुम्हें या मुझे कोई कमी नहीं होने दी किसी चीज़ के हवाले से। मुंह से निकलने से पहले तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हैं। अम्मा, अम्मा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त। और ऐसे अच्छे दिल का क्या करना है जिसकी अच्छाई छुपी हुई हो? मुझे तकलीफ इन अल्फाज की हुई है जो उनके मुंह से आपकी तजलील के लिए निकलते हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ओहो अयान, देख लो, अब मुझे बातों में लगा लिया तुमने। तुम्हारी अब्बा की चाय गर्म करने आई थी, अब तो उनका गुस्सा आसमान पर होगा। अम्मी उस पर झुंझलाती उबल उबल के पकती चाय की केतली चूल्हा बंद करके नीचे उतारती हुई बोली। साहिब बहादुर का गुस्सा हमेशा क्या आसमान पर नहीं होता? उसने नागवारी से कहा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मत बोलो तुम। बैठो, मैं अभी आकर अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी उसे बहलाती भाप उड़ाती कर चाय का कप लेकर उसकी साइड से निकलती चली गई तो अयान तवील सांस लेते हुए कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। हर दफा अम्मी पर अब्बा के चिल्लाने पर वो ऐसे ही तनाव का शिकार होता था, पर कोई वाज़ेह वजह मालूम ना हो सकी थी। उसे तो होश संभालते ही अब्बा को अम्मी पे ऊपर गुस्सा होते ही देखा था। बस अम्मी को देखते ही उनकी तेवरी पर बल पड़ जाते। बिगड़ने की वजह होती या ना होती, अब्बा कोई वजह निकाल ही लेते थे। धनियाल के नाम पर अम्मी का कोई रिश्तेदार ना था, जबकि धनियाल में निचला पोर्शन तायाबा का था, जहां आज से 3 साल पहले तक उनकी बोलचाल आना जाना सब बंद था। अम्मी से पूछने पर उन्होंने बताया था कि उनकी शादी होकर आने पर दोनों भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया था, जिसके बायस ना तो ऊपर से कोई नीचे जाता, ना नीचे से ऊपर आता था। ऊपर से एक जीना जो नीचे की जानिब जाता था, वहां का भूल कर भी कोई नाम ना लेता था। बस इतना पता था कि ताया अब्बा की दो बेटियां थीं, एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज की तालिबा थी। अम्मी को इतनी जुर्रत अब्बा ने कभी दी ही ना थी कि वो अब्बा से इस रवैये का सबब पूछ सकती। सो रावी चेन ही चेन लिख रहा था। अब्बा बैंक में एक आला ओहदे पर फाइज थे, जबकि वो खुद MBA के आखिरी साल में था। 3 साल पहले अब्बा ने ये नाराज़ी ख़त्म की थी जब एक दिन घर वापसी पर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अंजाइना के हल्के से दर्द ने ही उनका बुरा हाल कर दिया और वो गाड़ी से निकलकर घर तक आना चाहते थे। वहीं गाड़ी के पास ही दिल पर हाथ रख कर बैठते चले गए। और तायाबा की बड़ी बेटी जो यूनिवर्सिटी से अभी अभी वापस लौटी थी और अभी गाड़ी में ही थी, उनको किसी तरह अस्पताल ले गई, जहाँ उनका फौरी ट्रीटमेंट किया गया। उसने तायाबा को भी बुला लिया। अयान और अम्मी तो कहीं बाद में उनकी तबीयत संभलने पर पहुंचे थे। 3 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद जब अब्बा वापस घर लौटे तो तायाबा की पूरी फैमिली उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। बल्कि आने वाले कई दिनों में वो लोग कई कई बार उनको पूछने आए। अब्बा की भतीजियां कभी सूप बना कर ले आती, तो कभी फल, कभी जूसेस, तो कभी कोई परहेजी का खुराक। यूं अब्बा ने उस खुद साख्ता नाराजी को खत्म करते हुए वो जीना इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जो नाराजी ना जाने किस बात पर शुरू हुई थी, खत्म इस हादसे पर हुई। ताई अम्मा ताया अबू उससे बहुत शफकत से पेश आते, पर अब्बा से पुरखाश रखने के सबब उसे वो मोहब्बत बनावटी दिखती। मेरे हकीकी अब्बा को मुझसे मोहब्बत नहीं तो ये ओपरी मोहब्बत जताने वाले कौन होते हैं? ऐसे में अब्बा का उन लोगों के सामने भी अम्मी की तज़हीक का वही अंदाज होता, सो उसे बहुत तकलीफ होती। इसलिए 3 साल गुजर जाने के बावजूद उसके ताल्लुकात अपने ताया की फैमिली से कुछ खास खुशगवार ना थे। हाँ, ताया की बेटियां वक्त बे वक्त उसे नजर आती। अम्मी भी जो अकेलेपन का शिकार थी, इस दोसराहट से अक्सर खुश नजर आती। पर ऐसे में वो खून के घूंट भरता या तो अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाता या घर से बाहर जाने को तरजीह देता। वजह ताया की फैमिली के सामने उस भरम के टूटने की थी जो उसने घर से बाहर हर जगह पर अपने खानदान के हवाले से एक हैप्पी फैमिली का बना रखा था। उफ, आज तो बहुत थक गए। कैब से निकलकर घास के एक कते पर उसने किताबें नीचे रखी और खुद धम से जमीन के बराबर बैठ गई। तुम असल में ताज़ा ताज़ा बीमारी भुगता कर आई हो, सो ज़्यादा ही थकन महसूस हो रही है, वरना तो ये हमारा रोज रूटीन वर्क था। सबीन ने लापरवाही से च्युइंगम चबाते इधर इधर उधर देखते हुए कहा। ठीक कहा तुमने। और तुम मेहरबानी करके ये
لیب کوٹ تو اتار دو، ویسے ہی کیمسٹری لیب کی ناگوار سی بو دماغ میں بس سی گئی ہے۔ رہی صحیح کسر تم پوری کر دیتی ہو، نہ تو ہاتھ دھوئے نہ ہی لیب کوٹ اتارا ہے، ہنیا نے ناگواری سے سبین کو ٹوکا۔ ایک تو تمہاری یہ ضرورت سے بڑھتی ہوئی نازک مزاجی مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ ایسے نہ اٹھو، یوں نہ کرو، یہ نہیں کہ 3 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، کوئی پیٹ پوجا کا بندوبست کریں۔ بس فضول فضول مشورے دیے جانا۔ سبین نے منہ بنایا تو اسے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ صحیح کہہ رہی ہو، تم نے کون سا سدھر جانا ہے یا میری بات پر عمل کرنا ہے؟ اٹھو پھر چلتے ہیں کینٹین۔ اس کے بعد سر خلیل کی کلاس ہے، افتخار بتا رہا تھا کہ سر نہیں آیا آج، کنفرم ہو جائے تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ ممانی کے گھر قرآن خوانی ہے آج، امی اور ثانی تو صبح ابو کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں، وہ انہیں چھوڑ کے آفس گئے ہوں گے، جبکہ میں صرف پریکٹیکل کے لیے آ گئی۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف جا رہی تھیں، تب راستے میں ہنیا نے سبین کو بتایا۔ پھر جاؤ گی کیسے؟ سبین کو نئی فکر نے آن گھیرا۔ امی کہہ رہی تھی احمد کو بھیجیں گی، لے جائے گا، سادہ سے انداز میں اسے بتایا۔ اور وہ تمہارے ہمسائے سڑیل کا کیا حال چال ہے؟ مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے یا ویسے ہی خونخوار ہے؟ ساتھ چلتی سبین نے ایان کی خیریت دریافت کی۔ اصل میں جب ہنیا کی طبیعت خراب تھی تو وہ اس کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر چلی گئی۔ ہنیا کی امی سے پتہ چلا کہ اوپر چچی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ 15-20 منٹ آنٹی سے باتیں کرنے کے بعد اس نے آنٹی سے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں کب آئے، وہ خود ہی اوپر سے جا کر اسے بلا لاتی ہے۔ آنٹی نے بھی بخوشی اجازت دے دی۔ اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ آئی تو پہلا ٹاکرا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھتے ایک خوبرو نوجوان سے ہوا۔ سنیے جی فرمائیے، آپ کون؟ اصل میں وہ نیچے والا زینہ چڑھ کر آئی تھی تو لامحالہ نیچے والوں کی رشتہ دار یا جاننے والی ہوگی، سو لہجہ خود بہت کڑوا ہو گیا۔ اچھی خاصی پر اعتماد سی لڑکی اس لمحے گڑبڑا گئی۔ جی وہ میں ہنیا کی دوست، اس سے ملنے۔ جی ہاں، آپ کی دوست یہیں تشریف رکھتی ہیں اور 24 گھنٹے میں 20 نہیں تو 18 گھنٹے تو ضرور یہیں پائی جاتی ہیں۔ سامنے جو کمرہ نظر آ رہا ہے اسے کھول کر چلی جائیے، آپ کی دوست آپ کو مل جائیں گی۔ روکھے پن سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے مبالغہ آرائی کی حد ہی کر دی تھی، حالانکہ ہنیا آج کم از کم 15 دن کے بعد یہاں آئی تھی۔ یہ کہہ کر یہ کہہ کر ٹی وی آف کر کے وہ ناراض سا لڑکا غڑاپ سے دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ ابھی اس کے حیرت انگیز رویے کی سوچتی سبین آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے دروازے پہ مسکراتی ہوئی ہنیا اور ایک سوبر سی آنٹی باہر نکلی۔ ارے سبین تم، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ خوشی سے وہ اسے آ کر لپٹ گئی۔ چچی بھی بڑے پیار سے اسے ملی، بٹھا کر حال احوال پوچھا اور اپنے ہاتھوں سے خاصا پرتکلف کھانا تیار کر کے کھلا کے بھیجا۔ اس سڑیل سے بندے کے رویے کی تلافی اس کی امی نے کر دی تھی۔ سبین اس کے رویے سے بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت وہاں تو کوئی ذکر نہیں کیا، پر جب ہنیا کو نیچے آ کر ساری تفصیل سنائی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، تو تم نے بھی دنیا بھر سے ناراض بندے سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا۔ سبین خاموش ہو گئی تھی۔ آج اچانک اسے اس بندے کا خیال آیا تو ہنیا سے پوچھ بیٹھی۔ کون؟ ایان کا پوچھ رہی ہو؟ ہنیا نے ذرا کی ذرا رک کر اسے پوچھا تو سبین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں بھائی، جہاں تک میں اسے سمجھ پائی ہوں وہ چچا کے رویے سے شاکی ہے، جو چچی سے بلا وجہ ہی اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، اور چچا کے اس رویے کی وجہ سے ہی اس کا مزاج ایسا اکھڑا سا ہو گیا ہے۔ تمہارے چچا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سبین کی جاسوسانہ رگ بھڑک اٹھی۔ امی بتاتی ہیں کہ چچی شروع سے چچا کی منگیتر تھیں، چچا زاد بھی تھیں، ماں باپ کی وفات کے بعد انہی کے گھر پلی بڑھی۔ چچا کو بھی ان سے شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ میرے ابو جی نے امی سے پسند کی شادی کی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک چچا میری روبی خالہ سے نہیں ملے تھے۔ پتہ نہیں ان کو روبی خالہ کی کس ادا نے متاثر کیا کہ بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر ان سے شادی پر بضد ہو گئے۔ ابو کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چچی جو کہ چچا کی منگیتر تھی، ان کے انکار اور روبی خالہ سے شادی سے بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باعث ابو کو چچی سے ایسا ہی لگاؤ تھا جیسے ایک بہن سے ہوتا ہے۔ پھر دادی کی وفات کے بعد وہی گھر کے بڑے تھے، سو انہوں نے چچا کی یہ خواہش ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے روبی خالہ بھی اپنے کسی کزن میں انٹرسٹڈ تھیں، سو بات نہ بن سکی۔ ابو نے بہت دباؤ ڈال کر چچا کی شادی چچی سے کروا دی اور امی پر زور دیا کہ روبی خالہ کی بھی شادی جلد کر دی جائے۔ چچا کی بھی شادی ہو گئی، روبی خالہ بھی بیاہ کر کینیڈا چلی گئیں، پر شادی کے بعد چچا چچی کو وہ مقام نہ دے سکے جو کہ ان کا حق بنتا تھا۔ اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے انہوں نے اوپر والے پورشن کا الگ نیچے سے راستہ بنوایا اور ابو سے تعلقات قطع کر لیے۔ ابو کے لاکھ منانے پر بھی ان کے دل سے یہ بات نہ نکل سکی کہ اگر ابو چاہتے تو ان کی خواہش پوری کر سکتے تھے۔
चची को अबू ने बहन माना था और निभाया भी। चचा की गैर मौजूदगी में कई बार अब्बू और अम्मी चची से मिल कर आते, उन्हें तहाइफ दे कर आते, पर हम लोग कभी ऊपर गए ना, अयान कभी नीचे आया। फिर आगे का हाल तो तुम्हें पता ही है कि ये खुद साख्ता नाराजगी कैसे खत्म हुई, और अब सब तुम्हारे सामने है। उसे सबीन को पूरी तफसील कह सुनाई। मुझे सारा कसूर तुम्हारे चचा का लग रहा है। वैसे तुम लोगों के साथ कैसा रवैया है उनका? सबीन ने तजस्सुस से पूछा। मुझसे और सानी से तो बेहद प्यार करते हैं। फरमाइशें कर करके खाने बनवाते हैं। एक दिन का नागा हो जाए तो या तो फोन करके हमें बुला लेते हैं या खुद ही नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही चची हैं, बेहद नरम खून, मोहब्बत करने वाली। पर उनका बेटा ना जाने किस पर चला गया है। हनिया ने मुंह बनाकर कहा। वैसे हनिया, मुझे कसूर तुम्हारे कजन का भी नहीं लग रहा। ऐसे माहौल के बच्चे इस किस्म के साइकी हो जाते हैं। सभी ने ईमानदारी से तज्जिया किया था। छोड़ो भी इस किस्से को। अहमद नहीं आया अभी तक। अम्मी को कॉल किए हुए 20 मिनट हो गए और अहमद का नंबर भी बंद जा रहा है। हनिया ने परेशानी से अपनी कलाई पर बंधी नफीस सी घड़ी में एक निगाह डाली। इसी पल उसे अहमद का सेल पर टेक्स्ट मौसूल हुआ कि वो गेट से बाहर आया हुआ है। वो भी बाहर निकल आए। उसने सबीन को अहमद के आने का बताया और खुद तेज कदमों से चलते हुए यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर आ गई, जहाँ गाड़ी से टेक लगाए अहमद उसका मुंतजिर था। सलाम दुआ के बाद वो फ्रंट सीट पर आ गई। अहमद, 5 मिनट के लिए दी राइजिंग सन के ऑफिस के सामने गाड़ी रोकना। मैं ये आर्टिकल दे आऊँ। कल से एडिटर के कितने ही फोन आ चुके हैं। बाय डार्क लेट हो जाएगा। उससे बैग में से फोल्ड किए हुए कुछ कागजात निकाले, उनको लिफाफे में डाला और उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। तुम्हें नहीं लगता हनी, तुमने अपनी मसरूफियात का दायरा बढ़ाकर खुद को हमसे बहुत दूर कर लिया है? एक नज़र उस पर डालकर अहमद ने तवज्जो दोबारा सामने की तरफ मरकूज की। क्यों भाई? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा एमएससी का फाइनल है। पीएचडी में एडमिशन के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। जहाँ तक लिखने की बात है तो उसे मेरा शौक समझ लो। बाकी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दुनिया से बिल्कुल कट गई हूँ। घर के काम काज भी करती हूँ। कहीं ज़रूरी आना जाना हो तो भी टाइम निकाल ही लेती हूँ। उसका सबूत इससे बड़ा और क्या होगा कि इस वक्त तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा, उसे अखबार के दफ्तर के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। हफ्तावार तातील के सबब आज अम्मी ने अयान को जबरदस्ती अपने आगे बिठा रखा था और जबरदस्ती उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। अयान को अम्मी के हाथों की नरमी और हल्का 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 मसाज अच्छा लग रहा था। उसने खुद को ढीला छोड़ते हुए सर सर पूरा अम्मी की गोद में डाल दिया। अब्बा पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे सुबह के अखबार की शह सुर्खियां मुलाहिजा कर रहे थे। जब ही नीचे वाला जिंदा तय करती वो ऊपर चली आई। हाथ में प्लेट थी जो कि रुमाल से ढकी हुई थी। आज मैंने अपने हाथों से पूरियों और चने की तरकारी बनाई थी नाश्ते के लिए, तो सोचा चचा और चची को भी टेस्ट कराऊं। सलाम के बाद खुशगवारी से कहती वो अब्बा के पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाई, बहुत खूब, हमारी बेटी ने बनाया तो बहुत अच्छा होगा। अगरचे हम नाश्ता कर चुके हैं, पर चूंकि हमारी बेटी ने बनाया है तो हम जरूर खाएंगे। अब्बा ने खुशदिली से कहते हुए प्लेट पर से रुमाल उठाया, जबकि अयान जो सुकून से आंखें मूंदे बैठा था कि पेशानी पर नागवारी से कई शिकने उभर आई। वालिद मोहतरम, जिनकी जुबान घर के अफराद के लिए हर वक्त अंगारे उगला करती है, अब कैसे शहद सा मीठा बोल रहे हैं? दिल ही दिल में तिल मिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मोहतरमा, ये ऊंट पटांग चीजें लाने से पहले इतना सोच लिया करें कि आपके चचा मोहतरम दिल के मरीज हैं और मामूली सी बेएहतियाती भी उनकी तबीयत की खराबी का बायस बनती है। आप तो ये मोहब्बतें जताकर अपने घर को सुधारेंगी, पीछे भुगतने वाले जाने। अब्बा को तो कह नहीं सकता था। सो खड़े होते हुए रोए सुखन उसकी जाने मोड़ा और अखबार पर सरसरी नजर डालती हनिया को ही लताड़ डाला, जिसका रंग एक लम्हे को फीका पड़ा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को कंपोज कर डाला। तमीज से बात करो अयान, बहन है तुम्हारी, अम्मी ने तादीबी अंदाज में कहा। ये मेरी बहन नहीं है, सिर्फ अब्बा की भतीजी है बस। कहते ही वो सुर्ख चेहरा लिए वहां से जाने लगा। जब उसने अब्बा को अम्मी पर बरसते सुना। ये तरबियत की है तुमने जाहिल औरत, अपनी औलाद की, जिसे इतनी भी तमीज नहीं कि घर आए मेहमान से क्या सलूक करते हैं। वो जोर से चिल्लाए। उसने खुद ब मुश्किल खुद पर जब्त किया। बस कर दे चचा, अयान वाकई ठीक कह रहा था, मुझे ही ख्याल करना चाहिए था। उसकी सुलझी आवाज उसे मजीद गुस्से में मुब्तला कर गई। वो दरमियान में पड़ी चीजों को ठोकर मारता हुआ अपने कमरे में आ गया। पता नहीं क्यों बहुत बार ना चाहते हुए भी अम्मी पर अब्बा के अताब का सबब वही बन जाता था। उसे अपने आप को कोसा और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। ठंडे पानी से शॉवर लेकर जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो कमरे को तायराना नजरों से देखती हनिया को देखकर बेहद हैरत हुई। मिस्टर अयान, अपने आप पर इतना जब्त मैंने आज तक नहीं किया जितना तुम्हारी वजह से मुझे अपनी तबीयत के खिलाफ करना पड़ा। पहली बात, चचा की तबीयत का तुमसे बेहतर मुझे पता है
क्योंकि 3 टाइम की दवाएँ उन्हें मैं ही आकर खिलाती हूँ। तो इस बात से भी यकीनन बेखबर नहीं हूँ कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं। इसी बात को मुद्देनज़र रख कर ही मैं कम मसाले और कम घी वाली चीज़ें अलग से बनाकर उनके लिए लाई थी, क्योंकि पिछली अपॉइंटमेंट पर डॉक्टर ने के पास मैं ही उनके साथ गई थी और डॉक्टर की ही हिदायत थी कि अब वो बहुत बेहतर हैं। मामूल की ग़िज़ा ले सकते हैं। आपको इन सब बातों का पता नहीं, क्योंकि दिन का बेशतर हिस्सा आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। सो बेफ़िक्र रहें कि मोहब्बतें जताने के बाद अपने घर सुधारने के बजाय अगर खुदा ना ख़ास्ता उनकी तबीयत गड़बड़ हुई तो मैं ही सँभालूँगी। अयान को बोलने के लिए पर तोलता देख उसने हाथ उठाकर रोका। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तीसरी और सबसे अहम बात, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, तो मुझे भी आपको भाई बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना ही ऐसी कोई ख़्वाहिश रखती हूँ। सबसे आखिरी और अहम बात, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या मसला है, लेकिन बाप बेटे की इस सर्द जंग में अगर पिस रही हैं तो चची जान, कभी उनके बारे में भी सोच लेना, जो पहले शोहर और अब बेटे के मिजाज के रंग से खौफ खाने लगी हैं। ये सारी बातें मैं तुम्हें उसी वक्त बावर करा देती, लेकिन ऐसा करने में तुम्हारा खौफ या रोब हरगिज नहीं था, बल्कि मुझे पता था कि चचा का सारा नजला चची पर गिरेगा। इसलिए अभी तक करने की ज़हमत करनी पड़ी। मुझे उम्मीद है आइंदा मेरे बारे में अपनी कोई भी कीमती राय देने से पहले कुछ सोच लेंगे। गुस्से में कहीं उसकी एक-एक बात का जवाब देती वो ना सिर्फ जा चुकी थी, बल्कि उसे आईना भी दिखा गई थी कि अब्बा से उनके तल्ख़ रवैये के बायस उनसे उनाद रखने के वाला ना चाहते हुए भी किसी न किसी हद तक खुद भी उनके रंग में रंग चुका था। उफ़! झुंझलाकर उसने अपने बाल नोचे और थक कर बेड पर बैठ गया। अभी अम्मी की नाराज़ी भी झेलनी बाकी थी और उन्हें मनाना भी था। वो कुछ सोच कर उठा और कमरे से बाहर चला आया। अम्मी आज खिलाफ़े मामूल किचन के बजाय उसे अपने कमरे में मिलीं, जबकि अब्बा शायद घर पर नहीं थे। क्या कर रही हैं? उसका लहज़ा बेहद दोस्ताना था। अम्मी, जो शायद अलमारी की तरतीब दुरुस्त कर रही थीं, ने एक नाराज़ नज़र उस पर डाली और दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गईं। नाराज़ होने वाला काम सिर्फ़ वालिद मोहतरम के लिए छोड़ दें, उन पर सजता भी है। आप तो बस हँसती मुस्कुराती मोहब्बत से पेश आती ही अच्छी लगती हैं। पीछे से आकर लाड से उनकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करके उसने कहा, बस बस रहने दो अयान, तुम्हारे अब्बा का तो नाम बदनाम है, तुम कुछ कम हो उनसे। कैसा रवैया था तुम्हारा सुबह उस बच्ची के साथ? वो तो तबीयत की भली मांस है, जो चुप कर गई, वरना ऐसी बेइज्जती के बाद कौन ठहरना गवारा करता है किसी के घर। उसके हाथ पीछे झटक कर अम्मी बेड पर आकर बैठ गईं। बच्ची बेचारी चुप नहीं रही अम्मी, बल्कि मुझे अच्छी खासी सुना कर गई है। उसने दिल में सोचा, लेकिन चूंकि अपनी गलती का एहसास था, सो जब बोला तो उसका लहजा खासा माजरत लिए हुए था। अच्छा, अब आप तो अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, माफ़ी माँग लूँगा आपकी चहेती से। हाँ, तो माँगनी भी चाहिए ना, कितने ही काम हैं जो उसने बगैर कहे इस घर के सँभाल रखे हैं। अपना ग्रॉसरी का सामान लेने जाएगी, हमारा भी पूछ के ले आएगी। तुम्हारे अब्बा की जब से तबीयत खराब हुई है, उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर से चेकअप और तो और बिल भी वही भर के आती है। आखिरी बार तुम्हें पता है अपने अब्बा को डॉक्टर के पास कब लेकर गए थे? तुम 7 माह पहले पहले पता नहीं कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो। यूनिवर्सिटी से आकर या तो कमरे में बंद या दोस्तों से मिलने चले जाते हो, तो वहीं के होके रह जाते हो। अम्मी ने वो क्लास ली उसकी जो आज तक नहीं ना ली थी। अपनी सारी कोताहियाँ जानता था, सो चुप करके बैठा रहा। वाक़ई अब्बा को नीचा दिखाने के चक्कर में वो कई ऐसे काम कर चुका था जो नहीं करने चाहिए थे। अब्बा का रवैया अम्मी के साथ अगर ऐसा था तो उनको ये एहसास मुस्बत तरीके से भी दिला सकता था। उसने तो सिरे से ही उनसे गफलत बरतनी शुरू कर दी थी और तो और उनकी तबीयत की तरफ से भी, खसूसन ताया की फैमिली के साथ दोबारा मरासिम बहाल होने के बाद तो ज़्यादा लापरवाह हो गया था। एक औलाद होने का फ़र्ज़ भूल गया था वो। दिल में खुद को सरज़निश करते उसने अम्मी से एक बार फिर माज़रत की। ठीक है, अब शाम को कहीं निकल मत जाना, तुम्हारे ताया ने शाम के खाने पर बुलाया है सबको। हमारे साथ ही चलना, कितनी दफ़ा वो लोग आए यहाँ, हम गए उनके यहाँ, एक बार भी तुमने उधर कदम नहीं धरा। भाई साहब अलग पूछते हैं, भाभी अलग, तुम्हारे अब्बा बेचारे कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी मैं कोई बात बना लेती हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी के जवाज़ के तौर पे। अब तो वो लोग भी समझ गए हैं तुम्हारे गुरेज को, लेकिन फिर भी आला ज़र्फ़ी है उनको, उनकी जो जताया कभी नहीं। सानी बेचारी जब आती है कहती है, चाची अल्लाह ने हमें भाई नहीं दिया। जब भी घर में ऐसी कोई बात मेरे मुँह से निकली, अम्मी और अब्बू दोनों ही टोक कर कहते हैं, अयान है ना, ये कैसे भाई हैं जो चची जो एक बार भी हमारे घर नहीं आए। अपने घर पर जब भी मिले उनकी तेवरी के बल सलाम के अलावा किसी और बात की इजाज़त ही नहीं देते। अम्मी आज चूंकि फरागत से थी, सो अच्छी तरह से उसके नारवा रवैये का उसे एहसास दिलाया। कोई और वक्त होता तो वाकई वो कोई बहाना बनाकर निकल जाता, पर अपनी कोताहियों का एहसास था। सो शाम को अम्मी और अब्बा के साथ ही तैयार होकर नीचे पहुंच गया।
अब्बा की आंखों में छुपी खुशी और तमानियत का तासुर नजर आया था, पर मुंह से कुछ नहीं कहा उन्होंने। ताया और ताई काफी तपाक से मिले। पास बिठाकर ताया उससे छोटे छोटे सवाल पूछते रहे, उसकी तालीम, रोजानात, आगे के प्लान्स के हवाले से। उसे पता भी ना चला कब ताया के मुतासिर करदा लहजे और मोहब्बत के जेर असर वो उसे छोटी छोटी बातें और ख्वाहिशात शेयर करता चला गया। सामने बैठे सोफे पर हनिया अब्बा से शायद सियासत पर कोई मसला छेड़े बैठी थी। अम्मी और ताई भी वहीं बैठी कोई घरेलू टॉपिक डिस्कस कर रही थी, जबकि ताया के पास बैठी सानी खामोशी से ताया की और उसकी गुफ्तगू बड़ी दिमाग से सुन रही थी। अल्लाह यान भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जैसे भाई होते हैं। मैं खामखा दूसरों की गलत इतलात पर आपसे डरती रही। सादी ने कहा तो जहां सब उस खिलखिला कर हंस पड़े, वहीं अयान भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वैसे सानी, क्या तुम बताओगे कि किन लोगों की इतला पर तुमने मुझे इतना खूनख्वार समझकर बात ही नहीं की? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो सानी मायने खेजी से हनिया की तरफ देख कर मुस्कुरा दी और बोली, छोड़े भाई, लोगों का क्या है, उड़ाते ही रहते हैं। उसने कहा और इधर उधर बातों में मसरूफ हो गई, जबकि हनिया सानी की बात सुनकर भी बगैर कोई तासुर चेहरे पर लाए सोफे पर से उठ कर खड़ी हुई। मैं खाना लगवाती हूँ, उसने ताई से कहा, जिन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अब्बा के चेहरे पर नरम सा तासुर कितना भला लग रहा था। सानी की किसी बात का जवाब देते अयान ने अब्बा को देख कर सोचा। थोड़ी देर बाद हनिया ने खाना लग जाने की इतला दी। खाना बड़े खुशगवार माहौल में खाया गया। मजमूई तौर पर उसे अपना वो तासुर ज़ाहिल होता हुआ मालूम हुआ जो ताया की फैमिली के हवाले से उसके जहन में था। इस पूरे दौरानिये में एक हनिया थी जो सलाम के बाद नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए रही। सानी को तो घर वापस आने तक वो पक्की पक्की बहन बना चुका था और अगले वीकेंड पर आइसक्रीम खिलाने का वादा भी किया था। हकीकत ये थी कि एक खालिस मोहब्बत भरे घरेलू माहौल में वक्त गुजार कर उसने बहुत खुशी और सुकून महसूस किया था। सुबह नाश्ते पर भी उसका मूड खुशगवार ही रहा। अम्मी से तो मामूल की बातचीत रही, अब्बा को भी उसने एक दो बार मुखातिब किया, जो काफ़ी अरसा से वो छोड़ चुका था। अलवीना से मिला तो उसे भी उसके मिजाज की ये तब्दीली फौरन पता चल गई और खुशगवार हैरत भी हुई। आज ऐसा कौन सा कानून का खजाना मिल गया है मिस्टर अयान को, जो खिले खिले से नजर आ रहे हैं? वो खुशबुएं बखेरती लहराती उसके पास चली आई। 2 माह बाद उनके फाइनल एग्ज़ाम थे, तो आजकल कम-कम ही क्लासेस हो पाती थीं, सो आज इस हफ्ते में वो दूसरी बार मुलाकात कर रहे थे। लड़कियों से हमेशा दूर रहने वाले अयान को तरहदार और खूबसूरत सी अलमीना में न जाने क्या पसंद आया था कि इन 2 सालों में उनकी दोस्ती तेज़ी से परवान चढ़ी थी और अब उनके रवाबित देख कर लगता था कि दोस्ती से आगे वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। मूड खराब हो तब भी तुम्हें बुरा लगता है और आज मूड फ्रेश है तो भी वजह पूछ रही हो? वो मुस्कुराया। खुदा के लिए अब इसी बात का बुरा मान के अपने पहले वाले मूड में मत चले जाना। पहले ही मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अलवीना भी उसके पल में तोला पल में माशा वाले बदलते मूड से खाइफ रहा करती थी, इसलिए हाथ जोड़कर बोली तो हमेशा मुस्कुरा देने वाला अयान खिलखिलाकर हंस दिया, जबकि अलवीना हैरत से बेहोश होने के करीब हो गई। रुको अयान, मुझे अपने आप को चुटकी काट कर ये यकीन कर लेने दो कि ये मेरा कोई ख्वाब नहीं हकीकत है। उसने रुक कर बाकायदा खुद को चुटकी काटी। आज तुम्हारे इस मूड को सेलिब्रेट करने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, जहां हम खाना खाएंगे और मैं तुम्हें अपनी पसंद की आइसक्रीम खिलाऊंगी। अच्छी जबरदस्ती है भाई, तुम्हारी पसंद की क्यों, मेरी पसंद क्यों नहीं? उसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा। क्योंकि आज मुझे लग रहा है जैसे मैं जो कुछ कहूंगी तुम मान जाओगे, अलवीना ने इतरा कर कहा, तो वो जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर से गुजरते हुए उसे एक गाड़ी का बोनट खोले खड़ी लड़की पर हनिया का गुमान हुआ, तो तस्दीक की खातिर गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की और फिर बेख्तियार पाँव ब्रेक पर जा पड़े। क्या बात है, गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया है क्या? आज और मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, फिर गाड़ी आकर ले ले जाऊंगा। उसने सर बाहर निकालकर दोस्ताना अंदाज में कहा, तो अलवीना की पटर पटर करती जुबान को ब्रेक लगे और उसने खासी तनकीदी नजर से सामने खड़ी आम सी लड़की का जायजा लिया, जो कम अज कम शक्लो सूरत में तो हरगिज उसकी हमपल्ला नहीं थी, पर अयान का चलती गाड़ी रोक कर उसे ये ऑफर करना उसे खटक जरूर गया था और पेशानी पर कुछ नागवार बल भी आ ठहरे थे। वहां गाड़ी का बोनेट खोलकर खराबी का खोज लगाती हनिया भी झटके से सीधी हुई। सरसरी नजर सरसरी निगाह फ्रंट सीट पर उसके बराबर बैठी जहरीली हसीना पर डाली और रिसान से गोया हुई। नहीं थैंक्स, मैंने अब्बू को फोन कर दिया है, ड्राइवर उनकी गाड़ी लेकर पहुंचने ही वाला है। हम ऐसा करते हैं, इस वक्त तक रुक जाते हैं जब तक वो आ नहीं जाता, बल्कि तुम भी गाड़ी में आ जाओ, इस तरह मुनासिब नहीं लगता तुम्हारा यहाँ खड़ा होना। और हाँ, ये मेरी क्लास फेलो है अलवीना, और अलवीना ये मेरी चचाजाद है हनिया। उसको कतई लहजे में कहते उसने तारुफ की रस्म गोया भुगताई।
अस्सलाम वालेकुम, खुशी हुई आपसे मिलकर। हनिया मुस्कुराई और फिर से अयान की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, अयान आप फिक्र ना करें, आपके यहाँ रुकने से पहले मेरी अब्बू से बात के ड्राइवर से बात हुई है, वो मैकेनिक लेकर आ रहा है। अब तो यकीनन वो लोग पहुंचने वाले होंगे, आप प्लीज जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। ये कहकर पलटकर वो दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी, बोनट बंद करके खुद गाड़ी के अंदर बैठ गई, गोया ये उस बात का इशारा था कि वो लोग अब जा सकते हैं। अयान को इस अनापरस्त लड़की पर ठीक ठाक गुस्सा आया और वो उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती बिठा भी देता अगर जो अलवीना वहां मौजूद ना होती। दूसरी गाड़ी भी अलवीना की थी। वो बाइक पर यूनिवर्सिटी आया था और अलवीना की जिद थी कि गाड़ी पर जाया जाए, उसकी बाइक वहीं छोड़ दी जाए। लंच से वापसी में वो बाइक वहां से लेकर घर चला जाए। उसने एक नज़र अपने बराबर बैठी नागवार तासुरात चेहरे पर सजाया अलवीना पर डाली। अब चलना भी है या इसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाने का इरादा है? अलवीना के तंजिया अंदाज पर उसने एक गुस्से भरी नजर हनिया पर डाली और तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ले गया। तुमने कभी अपनी इस कजन का जिक्र नहीं किया? खाने के दौरान अलवीना ने सवाल किया। अयान की खामोशी और हनिया से मिलने के बाद उसके बदल जाने वाले मूड ने अलवीना का दिल बहुत बुरा किया था। पहले हमारी फैमिलीज के दरमियान कुछ क्लैश था तो आना जाना भी नहीं था, क्या जिक्र करता। और अब वो टूटे हुए रिलेशंस इतने डेवलप हो गए हैं कि तुम जैसे दुनिया से बेजार बंदे ने भरी सड़क पर गाड़ी रोक कर उसे लिफ्ट भी ऑफर कर दी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर की औरत रोड पर अकेली किसी मदद की मुंतजिर थी और मैं अंधा बन के गुजर जाता वहां से? अलवीना का तंजिया लहजा उसे आगे लगा गया। पर उसने तो तुम्हें हरी झंडी दिखा दी। वो फिर उसी टोन में बोली, अलवीना मुझे इस तरह की गुफ्तगू की आदत नहीं है, हमें अब चलना चाहिए। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वेटर बिल लाओ जल्दी, उसने वेटर को पुकारा। अयान मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम टेम्पर लूज कर रहे हो, और बिल मैं पे करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। अब के अयान ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वेटर के आते ही दो बड़े नोट उसको पकड़ाए और अलवीना को देखे बगैर बाहर निकलता चला गया। बेइज्जती के एहसास ने अलवीना के खून में गोया शरारे भर दिए। आई हेट यू अयान, गुस्से में कहते उठकर वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी से अपनी बाइक लेने के बाद बहुत गुस्से में जिस वक्त वो घर पहुंचा, लाउंज में मजे से उसे आरामदेह कंडीशन में बैठे चाय पीते देखकर नए सिरे से अपनी बेइज्जती याद आई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने अगर बीच सड़क पर तुम्हें मुसीबत में खड़े देख कर हेल्प की ऑफर की थी तो कतई किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं तब भी करता जब तुम्हारी जगह कोई XYZ होती। उसने टेबल पर बाइक की चाबियां रखते रखते दांत पीस कर कहा। चाय पीती हनिया ने अपने असली तहम्मुल और सुकून से उसकी पूरी बात सुनी। चाय का आखिरी घूंट पी कर कप टेबल पर रखा और बोली, मिस्टर अयान, मैं एक इंसान और एक लड़की हूँ और हमेशा अपनी यही हैसियत याद रखी है। खुद को कुछ समझने वाले लोगों में मेरा शुमार होता है, ना ही मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला हूँ। इस वक्त आप थे या आपकी जगह कोई भी XYZ होता, मैं उसके साथ हरगिज ना जाती, क्योंकि मैं अब्बू से कहकर गाड़ी मंगवा चुकी थी और ये बात मैंने आपको उसी वक्त बता भी दी थी। लेकिन आपको बिलावजह गुस्सा करने और दूसरों पर गुस्सा निकालने का शौक है गालिबन, और उसका मुजाहरा भी मैं कई बार देख चुकी हूँ। मेरी मानिए तो अपनी ये आदत तर्क कर दीजिए। इससे दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आप ज़रूर अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे अगर यही हाल रहा तो। उसके इसी दो टोक अंदाज से अयान को चिढ़ थी। सिर्फ मुखालिफ से मिलने वाली तवज्जो और पजीराई ने उसे कदरे खुद पसंद बना दिया था। ऐसे में आम सी शक्ल सूरत की ये लड़की इस किस्म की तवज्जो देना तो एक तरफ उल्टा उसकी जात के बखिए उधेड़ कर रख देती। ऐसे में वो गुस्सा ना होता तो क्या होता। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से जा चुकी थी। अब्बा की भतीजी, माय फुट, वो दिल ही दिल में तिलमिलाता हुआ वो वहीं सोफे पर ढह गया जहां अभी कुछ देर कबल वो विराजमान थी। अरे अयान भाई, आप कब आए और अच्छे वक्त पर आए। आज चची और मैं समथिंग स्पेशल बना रहे हैं, पूछे तो भला क्या? उसे देख कर सानी खुशी से बोली, और ये हनी कहाँ गई? अभी कह रही थी भूख लगी है, कुछ बना के लाओ मेरे लिए। अब मैं फटाफट ये पकोड़े बना के लाई हूँ तो वो गायब हो गई है। उसे पकोड़ों की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो खुद अभी आया हूँ। अच्छा आप रुके, ये पकोड़े खाएं, मैं हनी को बुलाती हूँ। वो तेजी से नीचे जाने वाला जीना अबोर कर गई। अरे अयान, तुम कब आए बेटा, खाना लगा दूं? अम्मी ने किचन से आकर उसे पूछा। और ये बच्चियां कहाँ चली गई? उन्होंने अयान से दरियाफ्त किया। खाना खा कर आया हूँ, अब तो एक जबरदस्ती चाय पिलवा दे। सोफे पर मजीद फैल कर बैठते हुए उससे कहा। हनी के मिजाज का भी कुछ पता नहीं चलता। अब भी मुझे डांट के भगा दिया है कि मेरे सर में दर्द है, जाओ मुझे तंग मत करो। मैंने नहीं खाने कोई पकोड़े वकोड़े। सानी मुंह फुलाए ऊपर आई थी। उसके वाकई सर में दर्द होगा, वरना वो बिला वजह गुस्सा करने वाली बच्ची नहीं है। तुम ऐसा करो, प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद करो, मैं अभी आकर मजीद बताती हूँ कि क्या करना है। जब हमारी डिश बन जाएगी तब तुम जाकर हनिया को बुला कर ले आना। चची ने सानी का मूड ठीक करने की गर्ज से कहा तो वो सर हिलाती किचन की जानिब चली गई।
इस मगरूर और घमंडी शख्स को इस वक्त तो मुंह तोड़ जवाब देकर चली आई थी, पर अब रह रहकर उसकी बातें याद करके उसे गुस्सा आए जा रहा था, और उसी मूड के जेरे असर उसे बड़े प्यार से उसे बुलाने के लिए आने वाली सानी को भी झाड़ दिया था। कितने प्यार से उसे बिठाकर वो उसके लिए पकोड़े बनाने मसरूफ थी। उसे अफसोस सा हुआ कि क्यों उसने उसे डांट कर भेज दिया। कोई माकूल बहाना कर लेती। इसी कश्मकश में थी कि दरवाजे पर दस्तक देकर अहमद चला आया। उसे खुशगवार सी हैरत हुई। अरे अहमद, तुम कैसे रास्ता भूल पड़े? जब से मामू के साथ उसे अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, बहुत कम कम शक्ल दिखाता था। डियर हनी, हम तो फिर भी कभी कभार रास्ता भूल पड़ते हैं। तुम्हें तो जब से अपने चचा की फैमिली मिली है उनको ही प्यारी हो गई हो। फोन करो तो जवाब मिलता है चचा के घर हूँ। चचा को डॉक्टर के पास लेकर आई हुई हूँ, घर आओ तब भी यही पता चलता है। चची के साथ बाजार गई है, चचा को बिरयानी देने गई है। आज तो मैं इरादा करके आया था कि आज भी तुम घर पर ना मिली तो मैंने तुम्हें उनके घर जाकर पकड़ लेना है। उसके जले कटे अंदाज पर हनिया बेसाता हंस पड़ी। तुम जैसा कूल माइंडेड बंदा भी गुस्सा कर सकता है, अमेजिंग। वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ तो गुस्सा वाली बात होगी तो गुस्सा आएगा ना। टेबल पर पड़ी उसकी बुक्स को उलट पुलट कर देखते वो बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, चाय पियोगे या कुछ और? वो मुस्कुराते हुए गोया हुई, चाय फुप्पो को कह कर आया हूँ, और तुम बैठो जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। सोफे पर बैठते उससे संजीदगी से कहा तो हनिया भी उसकी संजीदगी पर ठिठक गई। मम्मा और पापा आजकल मेरी शादी के सिलसिले में सरगर्म है, और मम्मा तो इस सिलसिले में आना भी चाह रही हैं। आ रही थी यहाँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारी राय ले लेना चाहता था। एक्चुअली मैंने अपने लाइफ पार्टनर का अपने जहन में जो खाका बना रखा है तुम उस पर पूरा उतरती हो। अब आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारी हाँ या ना से वो जो दोस्ती का खूबसूरत सा रिलेशन हमारे दरमियान है, तुम यकीन रखना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे रोक दिया। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है, तुम 2-3 दिन बाद मुझे सोच कर जवाब देना। फिर मौजू बदलते हुए कहा, ये सानी नजर नहीं आ रही, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आऊं और वो इतनी देर गायब रहे, शायद घर पर नहीं है वो। हाँ, आजकल उस पर मुख्तलिफ रेसिपीज ट्राई करने का शौक तारी है, और हमारी चची माशाल्लाह कुकिंग में एक्सपर्ट है। तो वो आज भी किसी डिश की शामत लाने के सिलसिले में वहीं पाई जाती है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तक मैं भी उधर ही थी, तुम्हारे आने से कुछ देर कबल ही नीचे आई हूँ। उससे तफसील बताई। वैसे सुना है तुम्हारे कजिन खासी डैशिंग पर्सनैलिटी रखते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई मौसूफ से। चाय के घूंट लेता वो बोला, मूडी से है, चचा चची की नेचर से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ। हमसे भी बहुत कम कम मुलाकात हो पाती है। अच्छा छोड़ छोड़ दो ये। तुम ये बताओ, मामू जी और ममानी जी कैसी कैसी हैं? उनको भी ले आते, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। वो बात बदलते हुए बोली, सानी तो दोबारा फूफो के साथ चक्कर लगा चुकी है। अ, सानी तो 2 बार फूफो के साथ चक्कर लगा चुकी है, लेकिन दुनिया चूंकि तुम्हारे कंधों पर चल रही है, सो तुमको ही टाइम नहीं मिल पाता हमारे आने का। अच्छा बाबा, प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक तक जरूर चक्कर लगाऊंगी, उससे हंसते हुए कहा। अच्छा अब उठो, खाने का वक्त हो गया है, खाना खा कर जाना। वो दोनों बाहर आ गए, जहाँ खाने की टेबल पर अम्मी और अब्बू उनका इंतजार कर रहे थे, जबकि सानी ताहाल ऊपर थी। अगले दिन हनिया अपने थीसिस में बुरी तरह मुनहमिक थी जब सानी ने उसे अब्बू का पैगाम दिया कि वो उसे कमरे में बुला रहे हैं। वो फौरन ही अब्बू के कमरे में चली आई। अम्मी भी इस वक्त वहां मौजूद थी। आपने बुलाया अब्बू? उसने पूछा। हाँ बेटा, आओ आओ बैठो यहाँ। वो उनके पास बैठ गई। तुम मेरी बहुत प्यारी बच्चियां हो। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां ऐसी थी जो तुमने बांट कर मुझे सुख दिया। तालीमी मदारज हो या घरेलू मामलात, मेरे अल्लाह का मुझ पर लाख करम रहा कि तुम दोनों ने मुझे मायूस नहीं किया। हनिया मुंतजिर नजरों से अब्बू को देख रही थी, जैसे जांच रही हो कि ये तमहीद किस सिलसिले में है। तुम्हारे चचा की तबीयत, उनका मिजाज, खुद साख्ता नाराजगी का एक तवील अरसा, और इस तमाम अरसे में भाई की नाराजगी पर मेरी परेशानी, तुमसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। बेटियों की जिंदगियों में जल्द या बदेर मरहला आता है जब उनको वालदैन का घर छोड़कर अपने असली घर जाना पड़ता है, मतलब ससुराल। अबू नम आंखों से मुस्कुराए तो बात कुछ कुछ समझ में आने पर हनिया चौंक कर सीधी हो बैठी। तुम्हारे चचा ने अयान के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की है, और तुम्हारे मामू भी अहमद के लिए सरसरी तौर पर कह चुके हैं। अगरचे बाजाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा, हम दोनों ने तुमसे राय लेने के बाद ही किसी हतमी फैसले का सोचा है, मगर खूब सोच सोच समझ लो, फिर अपनी अम्मी को बता देना। अब्बू ने गेंद उसके कोट में डालकर उसे जाने को कहा तो वो उठ खड़ी हुई, एक नज़र पास बैठी अम्मी पर डाली तो कोई खास तासुर ना पाकर वहां से अपने और सानी के मुश्तरका कमरे में चली आई। हकीकत ये थी कि उसने इन दोनों के मुतालिक कुछ इस अंदाज में नहीं सोचा था, खास तौर पर अयान के मुतालिक तो बिल्कुल भी नहीं। दिल की बात होती तो वो फट से दिल के हक में फैसला देती, क्योंकि जैसे वो मुंह पर खड़ी खड़ी सुना देने वाली थी, वैसे ही उसका दिल भी आईने की मानिंद शफाफ था। जिंदगी के ही जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और किसी भी रिश्ते में मुनाफकत उसे सख्त नापसंद थी। सो उसे जो भी फैसला करना था
بہت سوچ سمجھ کر اور بہت سارے حقائق کو مد نظر رکھ کر کرنا تھا۔ بہرحال احمد کا پلڑا کچھ اس حوالے سے بھاری لگ رہا تھا کہ وہ اس کی عادات و مزاج کے تمام رنگوں سے واقف تھی اور ایک دن قبل ہی اس کے جذبات سے بھی آگاہ ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف ایان اسے ایک موڈی، خود پسند اور کسی حد تک الجھی ہوئی شخصیت کی مانند لگا تھا۔ ایسے لوگ سمندر کی طرح ہوتے ہیں، تہ در تہ اپنے اندر بہت کچھ چھپا کر رکھنے والے۔ زندگی کے کس موڑ پر ان کے مزاج کے کس پہلو سے آشنائی حاصل ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن ابو اور چچا کے تعلقات کی تجدید اور چچا اور چچی کے کا اسے بے لوث پیار اسے کسی انتہائی فیصلے سے روک رہا تھا۔ جہاں تک چچا کی نیچر کو وہ سمجھی تھی، وہ ایک جذباتی اور کسی حد تک شدت پسند انسان تھے، چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر لمحوں میں جذباتی فیصلے کر لینے والے۔ ان سے قطع تعلق اب کسی طور پر بھی ابو کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ 2 دن بعد امی نے جب اس کی مرضی کی بات دریافت کی تو اسے سکون سے کہا تھا، امی میں سمجھتی ہوں انسان کی زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اصل خیر خواہ ہوتے ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ تجربات کی بھٹی میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شادی جیسا اہم فیصلہ ان کی مرضی سے کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، بعد میں جو کچھ ہو وہ پھر اپنے نصیب کی بات ہے۔ بیٹی کی بات پر امی نے تو ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چومی تھی، جبکہ امی کے پاس کسی کام کے لیے آئے ابو بھی نم آنکھیں لیے اور بیٹی کی فرما برداری کا خوشگن احساس لیے وہیں سے پلٹ گئے تھے۔ اب اس کے ماں باپ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتے اسے جی جان سے قبول تھا، اس طرف سے بے فکر ہو کر وہ اپنی پڑھائی میں جٹ گئی تھی۔ چھٹی والے دن وہ ٹی وی پر اپنا کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا تھا جب امی نے حکم جاری کیا کہ نیچے جا کر ثانیہ اور ہنیا کو بلا لاؤ، وہ 2 دن سے نہیں آئی۔ وہ ان کے لیے ان کی پسندیدہ بریانی بنا رہی ہیں۔ امی کے کہنے پر وہ جز بز ہو کر اٹھ گیا۔ ہنیا تو اس دن والی مد بھیڑ کے بعد اسے نظر ہی نہیں آئی تھی، اس کے آنے جانے کے اوقات کو مد نظر رکھ کے ہی اوپر چکر لگا جاتی تھی۔ یہ امی کی زبانی پتہ چلتا رہتا تھا۔ ہاں، ثانی آتی رہتی تھی اور اسے ایان کی بھی گہری چھننے لگی تھی۔ وہ اس کی فرمائشیں پوری کر کے خوش ہوتا، اسے لگتا کہ جیسے واقعی وہ اس کی حقیقی بہن ہو۔ کبھی کبھار تایا کو بھی سلام کرنے چلا جاتا، ایسے میں یا تو وہ کزن خود اس کے سامنے آنا گوارا نہ کرتی، جو شاید حقیقت میں ہی مصروف ہوتی۔ خیر وہ سیر تھی تو ایان بھی سوا سیر تھا، اس نے اس کی اس پہلو تہی کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ جس وقت زینہ اتر کر نیچے آیا، سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ثانی کے کمرے کی جانب آ گیا، ادھ کھلے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اپنا نام سن کر اس کا ہاتھ وہی فضا میں معلق رہ گیا۔ کیا ہے ہنی، صبح سے منتیں کیے جا رہی ہوں اوپر چلیں پر تمہیں نخرے سوج رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے میں فیل کر رہی ہوں جیسے تم ایان بھائی کو نظر انداز کر رہی ہو، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں آرام سے میرے کہے بغیر چلی جاتی ہو، اور ذرا سا بھی ان کی موجودگی کا شبہ ہو تو کئی بہانے بنا کر رک جاتی ہو۔ کیا بات ہے، کوئی بات یا کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ثانی کی پہلے جھنجھلائی ہوئی آواز ہوئی، پھر مشکوک تاثرات والی آواز آئی تو اس کا جواب سننے کے لیے ایان آگے بڑھ آیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے کڑوے کریلے بھائی سے لڑنے کی؟ امی ابو احسان انکل کی مسز کی عیادت کو گئے ہیں، گھر کیسے خالی چھوڑ کے جائیں؟ جیسے ہی وہ لوگ آئیں گے میں آ جاؤں گی۔ اس نے جیسے زچ ہو کر ثانی کے ذہن میں آیا شک رفع کرنے کی کوشش کی، جبکہ ثانی کی سوئی کریلے میں ہی اٹک گئی۔ کیا کہا ہنی تم نے؟ میرے اتنے سویٹ بھائی کو کڑوا کریلا؟ ثانی کی چیخ نما آواز آئی۔ ہاں تو کریلے جیسی خصوصیات رکھنے والے کو کریلا ہی کہا جائے گا نا؟ اس کی اطمینان بھری آواز پر ایان تل ملا گیا۔ اپنے متعلق مزید گوہر افشانیاں برداشت کرنے کے بجائے اس نے اندر جانا ہی مناسب سمجھا اور دروازہ ہلکے سے بجاتے ہوئے کھنکار کر اندر چلا آیا۔ ثانی کے چہرے پر تو گھبراہٹ پھیل گئی، لیکن اپنی کتابیں ادھر ادھر کرتی ہنیا کے چہرے پر وہی سکون تھا جو اس کا ازلی ساتھی تھا اور جو عموماً ایان کو غصہ دلانے کا باعث بھی بنتا تھا۔ تاہم دونوں نے اسے سلام کیا اور ہنیا کو بیٹھنے کو بھی کہا۔ نہیں شکریہ، امی نے بھیجا ہے مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے، کافی دفعہ فون کرنے کی کوشش بھی کر چکی ہیں پر آف جا رہا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بھائی، پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے لائنز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ فون کا بتاتے ہوئے ثانی نے چائے کا پوچھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے کچھ اخذ کرنا چاہا کہ وہ کچھ سن تو نہیں چکا۔ نہیں گڑیا، میں بس چلتا ہوں، بس پھر کسی وقت آؤں گا، آج تو تمہاری باری ہے، بھول گئی ہو آج ویکینڈ ہے؟ آئس کریم کا وعدہ تھا۔ کزن مسکرا کر اسے ثانی کی تسلی کراتے ہوئے اڑتی پڑتی ایک نظر اس پر ڈالی۔ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز وہ ایسے ٹیبل پر رکھی بکس کی چھیڑ خانی میں مصروف تھی جیسے اس کے علاوہ یہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ ثانی کو جواب دیتے ہی وہ فوراً اوپر چلا آیا۔
खिलाफ तवक्को थोड़ी देर बाद दोनों बहनें ऊपर आ गईं। सानिया तो किचन में आकर अम्मा के साथ मसरूफ हो गई, जबकि हनिया अब्बा के साथ शतरंज की बाजी जमा कर बैठ गई। अयान ने खुद को इस माहौल में मिसफिट फील किया और बाइक की चाबी उठाकर बाहर आ गया। अलवीना के साथ उस दिन के होने वाले तल्ख रवैये के बायस वो भी उससे उखड़ी उखड़ी सी थी। शायद अयान की तरफ से किसी माजरती पेशकदमी की मुंतजिर थी, पर अयान कहाँ उन बातों पर तवज्जो देने वाला था। एक दो दफा उसने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, पर उसके रूखे रवैये के बायस उसे मनाने के बजाय खुद ही पीछे हट गया था। उन्हीं दिनों एग्जाम शुरू होकर ख़त्म भी हो गए और उसका इरादा चूंकि बिजनेस की फील्ड में जाने का था, सो रिजल्ट आने तक उसने अपने क्लास फेलो के चचा की फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। उसका नाम तो अली के रेफरेंस से आया, मगर चूंकि इस फील्ड के हवाले से वो संजीदा था, सो जल्द ही उसका काम नजर आने लग गया था। बहुत दिनों के बाद आज ऑफिस से आकर वो फरागत से टीवी से लुत्फानंदोज हो रहा था, जब अम्मी उसके पास आकर बैठी और उसे फारिग और खुशगवार मूड में देखकर वो बात बताई, जिसे सुनकर वो उछल ही पड़ा। क्या अब्बा ने मुझसे पूछे बगैर अपनी भतीजी के लिए रिश्ता भी भेज दिया? मैं पूछता हूँ, ऐसा किसकी इजाजत से किया उन्होंने? आज के मॉडर्न दौर में तो लोग लड़कियों से भी उनकी मर्जी के मुतालिक जान के बात करते हैं। आप लोगों ने पूछता तो एक तरफ बताना भी गवारा नहीं किया। 2 गज लंबी जुबान के सिवा और कौन सी खसूसियत है उस फूलन देवी में? ना शक्ल ना अकल। इम्पॉसिबल अम्मी, इम्पॉसिबल। गुस्से से चीख कर उससे कहा तो अम्मी ने बेसाख्ता उसे टोक दिया। बस करो अयान, इनकार करना है तो अपने अब्बा के सामने करो, और खामखा अच्छी पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की को अपने अब्बा की जिद में मत गंवाओ। लड़कियों में लाखों में नहीं तो हजारों में बेहतर है वो बच्ची। उनके उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज गुस्से में ही सही ऊपर आती हनिया ने सुने, और शायद पहली बार दिल पर भी लिया, क्योंकि नीचे जाकर वो बेतहाशा रोई थी। क्या शक्लो सूरत ही कसौटी होती है इंसान को परखने की? उसकी काबिलियत, तालीम, सलीका, किरदार और शख्सियत कोई मायने नहीं रखते। उसे हमेशा किरदार और आदात को तरजीह दी थी। शक्लो सूरत तो उन सब के बाद कहीं आते थे। खुद एतमादी उसकी शख्सियत का हिस्सा थी, पर आज इस खुद एतमादी में बुरी तरह से दरार डाली थी अयान ने। सानी के अंदर आने पर वो सोती बन गई थी कि अपनी अना और भरम ही तो सब चीज़ों से अजीज था उसे। सुबह नाश्ते की टेबल पर अयान का मूड खासा बिगड़ा हुआ था। ये चेक मैंने साइन कर दिया है, अयान को बैंक भेजकर जितने काम आए पैसे निकलवा लेना। निकाह के लिए जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं बच्ची को साथ ले जाकर उसकी मर्जी से खरीदारी कर लेना। हाँ, मैं इंडिया तो दे ही चुके हैं भाई, बाकी मैं आज या कल उनसे मिलकर निकाह की तारीख ले लेता हूँ। शादी भी 1-2 माह में ही कर लेते हैं, तब तक हनिया भी पूरी तरह अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाएगी। अब्बा ने अम्मी से ऐसे सुलाजू अंदाज में बात की जैसे कभी उनका मूड बिगड़ा ही ना हो। और चाय पीते अयान ने चाहे छलक कर उसके कपड़ों को दागदार किया ही उसे हल्का सा जला भी डाला। वो तो समझा था कि अम्मा ने अब्बा तक उसके का इनकार पहुंचा दिया होगा, पर यहाँ तो वो दोनों शादी तक के प्रोग्राम बनाए बैठे थे। अम्मी, आपने अब्बा को बताया नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा था? उसके बिगड़े हुए तेवर देख कर अम्मी अंदर ही अंदर सहम गई, और आंखों ही आंखों में इशारा भी किया कि कुछ मत कहे, क्योंकि अरसे बाद उनके मिजाजी खुदा जरा खुशगवार मूड में नजर आए थे। क्या कहा था बरखुरदार आपने अपनी अम्मी से? हमें भी तो पता चले। तुमने तो जब से दफ्तर संभाला है शक्ल देखने को तरस गए हैं तुम्हारी हम। अब्बा का नरम अंदाज भी उसके बरहम मिजाज पर असर न डाल सका। मैंने अम्मी से कहा था कि आप अब्बा को मना कर दें, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, आपकी भतीजी से तो हरगिज नहीं। उसे चबा चबा कर अपनी बात पूरी की, जबकि अम्मी बेबसी से कभी अब्बा को देखती तो कभी अयान को। कुछ लम्हे अब्बा उसे गुस्से से घूरते रहे, फिर जैसे गुस्सा जब्त करके बोले, क्यों, क्या खराबी है मेरी भतीजी में? सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि वो आपकी भतीजी है। उसकी ये बात अब्बा को पूरी तरह सुलगा गई। भाई साहब के पास उसके बहुत से रिश्ते आए हुए हैं। वो तो मैं ही नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची कहीं और जाए। मेरी भतीजी को तुम इनकार कर भी दोगे तो उसको तो अच्छा घर और कदरदान लोग मिल ही जाएंगे। तुम अपनी माँ की खैर मनाओ। तुम्हारे इनकार की सूरत में इस उम्र में तुम्हारी माँ बेघर हो जाएगी। उसको तलाक दे दूंगा, ये बात अपने जहन में रख लो। अब्बा के हाथ भी उसके खिलाफ तुरुप का पत्ता आ ही गया था, और उन्होंने उसे इस्तेमाल करने में देर नहीं की थी। अयान के कुछ कहने के लिए खुलते लब फड़फड़ा गए, जबकि अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, और अब्बा वो जहरीले अल्फाज उनकी समातों में उंडेल कर जा चुके थे। ठीक है अब्बा, ऐसे तो ऐसे ही सही। जब आप मेरी माँ को मेरे खिलाफ मेरी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं भी आपकी भतीजी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। दिल में मुसम्मम इरादा बांधते उसे खौफ व हैरत से चुप बैठी अम्मी को मुखातिब किया, तो लहजा उन बहते पानियों जैसा रवां था जिसमें हजारों तूफान छुपे हुए होते हैं। ठीक है अम्मी, मैं अब्बा की भतीजी से शादी के लिए तैयार हूँ, ठंडे ठार लहजे में कहता वो वॉलेट और गाड़ी की चाबी हाल ही में ऑफिस की तरफ से उसे गाड़ी भी मिल गई थी, उठाकर बाहर निकलता चला गया।
اف یہ بیٹا اور باپ مل کر مجھے پاگل ہی نہ کر دیں، امی نے سر تھام کر کہا۔ اس کی رضامندی پاتے ہی ابا اور امی اسی شام نچلے پورشن میں چلے آئے تھے۔ کھانا کھا کر اب سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ ہنیا ابھی ابھی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ سب جب سے پیپرز سے فارغ ہوئی تھی، کچن کا چارج اس نے امی کے ہاتھ سے لے لیا تھا، اور آج بھی دونوں بہنوں نے مل کر کھانا بنایا تھا۔ چچی چچا کو چائے دے کر وہ اپنا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئے، جبکہ ثانی ابھی تک سب کے ساتھ ہی تھی۔ ایان کو امی نے فون کر دیا تھا، اس کے آتے ہی وہ یہاں آ گئی تھی۔ چونکہ سب کھا چکے تھے، سوسانی نے ابو سے کھانا نکال کر دیا تھا۔ صبح کے برعکس اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ امی ابا دونوں نے اس کا موڈ دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ دفتن پھولی ہوئی سانسوں کے ہمراہ ثانی آئی اور دھپ سے اس کے برابر گر گئی۔ اوف ہنی، ایک بمباسٹک نیوز لے کر آئی ہوں، جلدی پوچھو کیا ہے، نہیں تو اس خبر کی بوجھ سے میرا پیٹ پھٹ جائے گا، کہہ کر ثانی کھلکھلا کر ہنسی۔ خوشی اس کے ایک انداز سے ہویدا تھی۔ تمہیں تو دنیا کی ہر خبر ہی بمباسٹک لگتی ہے، سنا دو یہ بھی، دیکھیں کیسی خبر ہے۔ رسالے کی ورق گردانی کرتے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اوف، ایک تو مجھے شادی بیاہ کے گیت بھی نہیں یاد، خیر وہ تو میں جلد یاد کر لوں گی۔ آخر کو گھر کی شادی ہے، اور ہنی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کس فنکشن پر میں دلہا والی بنوں اور کون سے فنکشن پر دلہن والی۔ ثانیہ کی بے سروپا باتوں پر اسے رسالہ رکھ دیا اور چونک کر پوری جی جان سے ثانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب، کس کی شادی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ واہ بھائی واہ، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ آپ کی اور ایان بھائی کی شادی جناب، نکاح سے لے کر ولیمہ تک کے پروگرام بھی بن گئے، اور یہاں تو میرے رسالوں کی پڑی ہے۔ خوشی سے ثانی اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی، پر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک گیا۔ آپ کی اور ایان بھائی کی شادی؟ مجھے تو اس سے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، تو کس چیز نے مان لینے پر مجبور کیا ہوگا؟ چچا نے سختی سے منوایا ہوگا، یا چچی نے محبت کا واسطہ دے کر؟ میرے ابو کو چچا کے دوبارہ روٹ جانے کا ڈر نہ ہوتا، اور مجھے اپنے ابو سے حد درجہ محبت نہ ہوتی، تو تم دیکھتے کہ تم سے پہلے ہی تم جیسے مغرور اور خود پسند شخص کو میں ٹھکرا دیتی، پھر اس اذیت کا پوچھتی جو روح کو چھید ڈالتی ہے۔ چپ رہنے والی تو میں اب بھی نہیں ہوں ایان صاحب، اپنے ٹھکرائے جانے والے الفاظ کا بدلہ نہ لیا تو نام بدل دینا۔ متنفر سی دل ہی دل میں اس کو مخاطب کیے بظاہر ثانی کی طرف متوجہ تھی۔ آنے والے جمعہ کی شب ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چچی تو بہت عرصے سے ہر چیز میں اس سے مشورہ لیتی تھی، اب جب وہ بہو بن گئی تھی تو ان کا پیار اس کے لیے اور زیادہ ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں یہ 1.5 ماہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ زیادہ تر شاپنگ کے لیے امی، چچی اور وہ خود جاتی، پر جس دن ایان جاتا اس دن وہ ساتھ جانے سے گریز کرتی۔ ثانی اس کی کمی پوری کر دیا کرتی تھی، سبین بھی اکثر آ کر شریک ہو جاتی۔ اب تو وہ بھی ایان کے متاثرین میں شامل تھی، اس کے پچھلے رویے کو بھلا کر۔ احمد نے بہت دل سے اس کے نکاح کے بعد فون پر مبارکباد دی تھی، خود وہ آج کل آفس کے کام کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے ملائیشیا میں تھا۔ دلہن بنی ہنیا کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بے حد پیاری لگ رہی ہے، پر اسے یہ سب سن کر سر جھٹک دیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے مغرور شخص نے صرف ایک غیر ارادی نظر ہی اس پر ڈالی تھی، پھر رخ موڑ کر ثانی کی کسی بات کا جواب دینے میں لگ گیا تھا۔ بہت لمبی اور تھکا دینے والی رسموں کے بعد میرج ہال سے آتے آتے انہیں 12 بج گئے تھے۔ اس کمرے میں وہ پہلے ایک بار آئی تھی اور سرسری نظر ہی ڈالی تھی۔ آج چونکہ گھر میں اس کی حیثیت بدل چکی تھی، سو اور ہی نگاہ سے اسے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پورے کمرے میں کی آرائش گلاب کے پھولوں سے کی گئی تھی، یہ بھی چچا کے کہنے پر ڈیکوریٹر کے تخیلاتی ذہن کا کرشمہ ہی لگا تھا اسے، ورنہ ایان تو ہرگز نہیں اس کے استقبال کے لیے ہر طرف سرخ گلابوں کی آرائش کروا سکتا تھا۔ دفتن ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، اور ایان کے کمرے میں آنے سے پہلے اس نے اسی پل ذہن میں آنے والی سوچ پر عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ ابا کی بھتیجی، اسے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے رشتہ جوڑنے کا، مجبوری کا توق میرے گلے میں تھا، تمہارے تو نہیں، تم تو انکار کر سکتی تھی، اب بھگتو۔ ایسی ہی منتقمانہ سوچیں لیے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی کے اس اہم دن جب ہر لڑکی اپنے مجازی خدا سے سراہے جانے کی خواہش رکھتی ہے، وہ اسے اتنی بری طرح اگنور کرے گا کہ آدھی اکڑ تو اس کی وہیں نکل جائے گی۔ حالانکہ اس پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی وہ چونک گیا تھا۔ ہمیشہ بے حد سادہ رہنے والی بقول اس کے ایک عام سی شکل و صورت کی بے حد معمولی سی لڑکی کیا اس حد تک حسین لگ سکتی تھی؟ پھر بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھوں کا کارنامہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا، پر کمرے میں آ کر حیرت کے شدید جھٹکے کے باعث اسے کمرے کے وسط میں ہی رک جانا پڑا۔ صوفے پر اس کا وہ عروسی لباس نفاست سے طے کر کے رکھا تھا، جس میں ابھی کچھ دیر قبل وہ ملبوس تھی، اور وسیع و عریض بیڈ کے کونے میں سر تپا کمبل میں لپٹا وجود یقیناً اسی کا تھا۔ ابا کی بھتیجی کے ہاتھوں یہ اس کی ایک اور شکست تھی۔ دل میں تو آئی کہ کمبل اتار پھینکے اور اس ترم خان لڑکی کو خوب جھنجھوڑ کر رکھ دے، پر دل ہی دل میں غصے ہوتا وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کرنے کے بعد ایک خونخوار نظر کمبل میں لپٹی ابا کی بھتیجی پر ڈالی۔
वार्डरोब के निचले खाने से एक और कंबल खींचा और गुस्से में बल खाता बेड के दूसरे कोने पर जाकर टिक गया। दिल में कई मंसूबे बनाता, वो कब नींद की गहरी वादी में उतर गया पता ही ना चला। दिन चढ़े आंख खुलने पर उसने मुंदी मुंदी आंखों से घड़ी की जानिब देखा जो 9 बजा रही थी। फूलों पर नजर पड़ते ही सब कुछ नए सिरे से याद आया, तो वो उठ बैठा। सोफे पर रखा हुआ रूसी लिबास वहां से गायब था। कंबल भी बेड की पॉइंटी पर नफासत से लिपटा रखा था। कमरे में उसके कलोन के अलावा एक नई खुशबू चकराती फिर रही थी। फ्रेश होकर जिस पल वो बाहर आया, डाइनिंग टेबल पर बैठे घर के इफराद खुशगपियों में मसरूफ थे। सानी भी आई हुई थी। अब्बा अम्मी सानी पर से होती अयान की नज़र उस पर जा पड़ी। फिरोजी रंग के काम वाले सूट में हल्का फुल्का मेकअप और हल्के फुल्के जेवरात के साथ हंसती हुई हनिया इस पल दिल के बेहद करीब महसूस हुई, पर दिल से तो उसकी बगावत ठहरी थी। सो उसकी पुकार को नज़रअंदाज करता, वो खंखार कर इज्तमाही सलाम करता, गोया जबरदस्ती इस माहौल का हिस्सा बना, वरना उसकी कोई खास कमी महसूस नहीं की जा रही थी। अच्छा भाई, मैं तो हनी को देखने चली आई थी। अम्मी नीचे सख्त खफा हो रही होंगी, मैं चलती हूँ। अयान के सलाम का जवाब देती सानी ये कहकर तेजी से वहां से गायब हो गई। मैं नाश्ता ले आऊं अपने बेटे के लिए? अम्मी कुर्सी से उठने ही वाली थी जब उसने उन्हें टोक दिया। बैठे अम्मी, घर में बहू आ गई है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। तुम जाओ और मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। वो हनिया से मुहातिब हुआ। ये कौन सा तरीका है, एक दिन की दुल्हन से भी कोई काम कराता है भला? अम्मी झुंझलाकर खड़ी हुई। देख ली अपनी तरबियत, फिर मुझे इल्जाम देती हो कि बगैर वजह के ही बिगड़ता हूँ। अब्बा भी तंजिया लहजे में गोया हुए। मैंने आप मियाँ बीवी के मामलात में कभी दखल नहीं दिया, तो आप दोनों से, खास तौर पर आपसे अब्बा, यही उम्मीद रखता हूँ कि हम मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वरना नताइज की जिम्मेदारी आप पर होगी। सपाट लहजे में मुतब्बा करता अब्बा और अम्मी को बहुत मुख्तलिफ सा आयाल लगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, और चाय में हमेशा ताज़ा बनी हुई लेना पसंद करता हूँ। उसने सर झुकाए बेतासुर चेहरा लिए बैठी हनिया को मुहातिब किया तो वो फौरन ही उठ खड़ी हुई। अयान, अम्मी ने कुछ कहने की कोशिश की। आप चाहती हैं ना मैं अभी कुछ देर यहाँ बैठकर सुकून से नाश्ता करूँ, तो प्लीज चुप रहें, बैठी रहें। उसने हाथ उठाकर माँ को कहा तो तिल मिलाते हुए अब्बा चाय का अदपिया कप वहीं पटक कर अंदर चले गए। वहीं अयान को जैसे ढेरों सुकून मिल गया। मुझे भी ऐसे ही दुख से गुजरना पड़ता था अब्बा, जब जब आप अम्मी के साथ नारवा सलूक रवा रखते। आज आपके खून को मैंने नाश्ता बनाने को क्या कह दिया, आपको नागवार गुजरा। और आपने गुज़श्ता 30 साल के पल पल मेरी माँ को कितनी बार अपने अल्फाज के तीरों से छलनी किया, और अफसोस की बात यह है कि एक बार भी आपको एहसास निदामत छू कर नहीं गुजरा। जहाँ से अब्बा गुजर कर गए थे, टिकटिकी बांधे दिल देखता दिल ही दिल में वो उनसे मुहातिब था, जब चम्मच बजाकर उसे नाश्ते की तरफ मुतवज्जे किया गया। आपका नाश्ता, आहिस्ता से उससे कहा तो वो चौंक कर सीधा हो गया। लहजे की वो मखसूस तरारी गायब थी जो उसकी तबीयत का खासा थी। आओ तुम भी नाश्ता कर लो। उसकी आंखों की हल्की सी सुर्खी से नजर चुराकर वो बेख्तियार उससे नाश्ते की ऑफर कर बैठा। अभी वो जवाब में कुछ कह नहीं लगी थी कि दरमियानी रास्ते से ताया ताई और सानी मुलाजमा के हमरा नाश्ते के नाम पर कई लवाजमात लेकर चले आए। अरे हमारे बेटे ने हमारा इंतजार किए बगैर ही नाश्ता शुरू कर दिया। हनिया को तो मैंने कहलवा भेजा था कि तुम्हें बता दे, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, इतना टाइम हो चला है। असल में पहले हनिया होती थी, मिनटों में सब संभाल लेती थी। आज ये सानी निकम्मी ने जल्दी करते करते भी बहुत देर कर दी। तायम्मा ने पहले अयान और फिर चची से मुहातिब होकर कहा, आओ सानी, जल्दी से टेबल सेट करके अपने चचा को भी बुला लाओ बेटा। तायाबू ने खुशगवारी से कहते हुए कुर्सी संभाली। जी जी ताई अम्मा, मुझे बताया था हनिया ने, पर याद नहीं रहा। एक नज़र उस पर डालकर अयान ने तायम्मी से माजरत की। सानी भी अब्बा को हमरा लिए चली आई तो नाश्ते के साथ साथ शाम को होटल में होने वाला वलीमा का फंक्शन डिस्कस होने लगा। नाश्ते से फारिग होकर अयान भी अली को साथ लेकर होटल चला गया था ताकि शाम के फंक्शन के मुतालिक सारे इंतजाम चेक कर सके और किसी कमी पेशी की सूरत में मजीद हदायत दे सके। वहां से फारिग होकर जब वो वापस घर आया तो अम्मी की जुबानी पता चला कि हनिया, सानी और सबीन के हमरा पॉलर जा चुकी है और वहीं से सीधी होटल पहुंचेगी। फंक्शन में लाइट पिंक और सी ग्रीन लॉन्ग शर्ट शरारा में मलबूस सजी सवरी हनिया को देखकर कुछ पल को उसकी निगाहें उसी पर टिक सी गई थी। हनी, आपकी हो चुकी है अयान भाई, यकीन नहीं आ रहा क्या? सानी की मासूम सी शरारत पर वो सीधा हो गया। उसने अलवीना को शादी में नहीं बुलाया था, पर उसे गिफ्ट थामे स्टेज पर आता देखकर वो हैरान ही रह गया। मैंने तो इसी वक्त तुमसे कह दिया था कि कुछ खास है तुम दोनों के बीच, पर तुम आग भगोला हो गए थे। आज देखो मेरी पेश गोई की अमली तफसीर नजर आ रहे हो इस वक्त। लहजे में हल्की सी रकाबत की चुभन लिए उसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, तो अयान ने कुछ कहे बगैर मुस्कुरा कर उसका गिफ्ट वसूल कर लिया कि इस पर कुछ और लोग दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनाने के शौक में आगे बढ़ आए थे।
آج بھی اسے وہی عمل دہرایا تھا اور ایان کے آنے سے قبل سوتی بن گئی تھی۔ ایان کو کون سی پرواہ تھی، اسے بھی پرواہ نہ کی۔ شادی کے سلسلے میں ایان نے صرف 1 ہفتہ کی چھٹیاں ہی لی تھیں، وہ بھی خاندان میں یہاں وہاں اٹینڈ کی جانے والی دعوتوں میں گزر گئی تھیں۔ ابا پر اثر ہوتے دیکھ کر ایان بات بے بات ان کے سامنے ہنیا کو یہاں وہاں کئی کاموں کے لیے دڑائے رکھتا۔ لہجہ و انداز بھی بہت سخت ہوتے، ہاں چاہتے ہوئے بھی اس کی ویسی تصدیق نہ کر پاتا تھا جیسی ابا امی کرتے تھے۔ ابا کی جانے کے امی کی کرتے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد اس کا لہجہ بدل جاتا، پر ہنیا نے پہلے دن ہی سے نظر انداز کرنے اور چپ کی جو ڈگر اپنائی تھی اس پر ابھی تک چل رہی تھی۔ امی کو بھی اب کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایان کس وجہ سے ایسا کر رہا تھا، پر بہت سمجھانے پر بھی کہ اس سب میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، اس کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھی تھی، الٹا وہ ان کو چپ کرا دیتا۔ احمد کی بات طے ہونے کے سلسلے میں ماموں کے گھر ایک تقریب تھی جس میں وہ سب انوائٹڈ تھے۔ امی ابا تیار ہو کر آگے، ہنیا بھی تیار ہونے لگی۔ آج ثانی کے مشورے پر اس نے ساڑی باندھنے کا ارادہ کیا تھا۔ ٹی پنک ساڑی پہن کر مناسب تیاری کر کے جس پل وہ لاؤنج میں آئی، امی اور ابا بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں دیر ہو رہی تھی، ابا کا غصہ امی پر نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ شام ڈھلے جس پل تھکا ہارا وہ لوٹا، ابا تو بغیر لگی لپٹی رکھے اس پر برس پڑے۔ تحمل سے ان کی تمام جلی کٹی سننے کے بعد جرابیں اور جوتے اتارتے آرام سے گویا ہوا، میں نے کب آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اور میری بیوی اس تقریب میں شرکت کریں گے؟ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو ایان، تمہیں مجھ پر جو غصہ ہے یا جو بھی بات ہے مجھ سے کرو، اس بچی کے ساتھ ایسا مت کرو۔ ابا شاید سمجھ گئے تھے اور زندگی میں پہلی بار غصے میں بولتے بولتے آخر میں ان کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ تم ہی کچھ سمجھاؤ اس کو، گھر میں تو جو رویہ ہے سو ہے، گھر سے باہر مت تماشا بنائے، تمہارا نہ اس بچی کا۔ ابا کا روئے سخن اب اماں کی طرف ہو گیا تھا۔ ایان تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تم اپنے ابو کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو نا، تو خدا کی قسم بیٹا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے تو اب ان کے مزاج کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب آرام سے بات کر لیں تو اجنبی اجنبی سے لگنے لگتے ہیں۔ 5 بجے تقریب کا ٹائم تھا، تمہارا انتظار کرتے کرتے 7 بج گئے، اب جس کا قریبی رشتہ ہے ان سے وہی نہ جائے تو کتنا برا لگے گا۔ تم تو میرے بہت اچھے بیٹے تھے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ امی تو باقاعدہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسان سے گویا ہوئی۔ ابا بھی امی کی بات سن کر ٹھٹک گئے تو گویا جس بات کا انہیں شک تھا وہی ہوا، وہ ان کو سزا دینے کے لیے ہنیا سے برا رویہ اختیار کر رہا تھا۔ ایان تمہارے ایسا کرنے سے بہت پہلے ہی مجھے میرے رویے کا احساس ہو گیا تھا بیٹا، مجھے اس بات کا احساس دلانے والی بھی ہنیا بیٹی ہی تھی۔ بخدا تمہاری ماں سے مجھے کبھی بھی نفرت نہیں تھی، بس ماں باپ سر پر نہ رہے تو بچے یوں ہی اکھڑ اور خودسر ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں حکمانہ پن کو تمہاری ماں کی جی حضوری کی فطرت سے تسکین ملی تو وہ سب کچھ عادت بنتا چلا گیا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اس بچی کو سزا نہ دو۔ ابا کے لہجہ میں پشیمانی تھی، جھکا ہونے کے باعث وہ اس کے تاثرات نوٹ نہ کر سکے تھے، جبکہ ہنیا کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ جھٹکے سے اٹھی۔ بس کرے چچا جان، چچی جان، ماں باپ معافیا مانگتے اچھے نہیں لگتے، روب اور مان سے بات کرتے اچھے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی اولاد ہے یہ جن کو ماں باپ کو سر جھکائے دیکھ کر تسکین مل رہی ہے۔ آپ دونوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی مجھ سے کی، جبکہ یہ اس جگہ پر کسی طرح دار حسینہ کو لانا چاہتے تھے، مجھ جیسی کم شکل اور کم عقل لڑکی کو نہیں، بقول ان کے جس کی گز بھر لمبی زبان بھی ہے۔ آپ لوگوں کو تو نہ منتیں کرنے کی ضرورت ہے نہ شرمندہ ہونے کی، میں فون کر کے ماموں کو اپنی طبیعت خرابی کا بتا کر معذرت کر لیتی ہوں۔ بہت دنوں بعد اس کا وہی دو ٹوک انداز سنائی دیا اور دکھائی دیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں تھی، کمرے میں چلی گئی تھی، پر اپنے کمرے میں آ کر زیادہ دیر ضبط نہ ہو سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت مضبوط تھی کہ چھوٹی موٹی مشکلات کو بھی کبھی خاطر میں نہ لائی تھی، پر عزت نفس پر پڑنے والی چوٹ بہت بڑی اور بری تھی۔ زندگی کے سب سے اہم معاملے میں مات کھائی تھی تو بہت چوٹ لگی تھی۔ اسے ماموں کے گھر فون کر دینے کا خیال آیا تو خود پر قابو پا کر اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل اٹھا کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ کسی ملازم نے اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شکر ادا کیا کہ گھر کے کسی بندے نے نہیں اٹھایا، سو اس کو اپنی طبیعت کی خرابی کا بتا کر تاکید کی کہ ممانی کو بتا دیا جائے کہ وہ فنکشن میں شریک نہیں ہو سکے گی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ یوں ہی بے مقصد بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چچی اسے کھانے کے لیے بلانے آئی، منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی۔ کھانے پر صرف چچا اور چچی تھے، وہ خود نہ جانے کہاں تھا۔ ہنیا بیٹا، چچا نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کچھ مت کہیں چچا، کچھ کہا یا بتایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو بے خبر ہوں، میں تو ہر بات سے باخبر ہوں۔ یہ جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا اس میں آپ لوگوں کا کوئی دوش نہیں ہے، میری قسمت ہے اور اسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ آپ کچھ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ کھانا نکالیں۔ اسے پھیکی مسکراہٹ سے ڈش ان کی طرف بڑھائی تو چچا اتنی اچھی بھتیجی کے اتنی اچھی فطرت و طبیعت اور بیٹے کی کم عقلی پر بہت کچھ سوچ کر رہ گئے۔ اور جس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے امی ابا اور ثانی چلے آئے۔ وہ لوگ ماموں کے ہاتھ سے سیدھا
यहीं आए थे। उसकी तबीयत की खराबी का सुनकर परेशान हो गए थे वो लोग। बस अम्मी, सर में शदीद दर्द हो गया एकदम ही। मैंने इन सब से कहा कि चले जाएं, पर मेरे बगैर ये सब भी नहीं आए। मैं तो मामू, मोमानी और अहमद से सख्त शर्मिंदा हूँ। चची और चचा ने उनका और उनके बेटे का भरम रखती हनिया को गौर से देखा। वहीं घर में आते अयान ने भी सब कुछ खामोशी से सुना और आकर खुशदिली से उन सब से मिला। मामू मामी तो फिर भी आपको छोड़ देंगे। अहमद भाई सख्त खफा हैं आपसे। कह रहे थे हनी से कहना वो दावे कहाँ गए कि शादी के बाद भी नहीं बदलेंगे और अच्छे दोस्त रहेंगे आप लोग, और उनकी जिंदगी के अहम मौका पर उनके दोस्त ही मौजूद नहीं है। सानी ने उसे कहा तो वो मुस्कुरा दी। चाहे उन सब ने खुशगवार माहौल में पी, और जब ताया और ताई वगैरह घर जाने के लिए पर तोल रहे थे, सबके दरमियान बैठी हनिया को मुखातिब करना अम्मी अब्बा और खुद हनिया की को हैरत में डाल गया। जबकि ताया ताई और सानी चूंकि कुछ नहीं जानते थे, सो मुस्कुरा दिए थे उसकी बात सुनकर। हनिया, क्या ख्याल है? अब तो तबीयत बेहतर है तुम्हारी, क्यों ना मामू और मोमानी के घर जाकर माजरत भी कराएं और अहमद को भी बताएं उसकी दोस्त शादी के बाद भी नहीं बदली, वैसी ही है। अयान का लहजा ऐसे दोस्ताना था जैसे बहुत खुशगवार ताल्लुकात हों उनके दरमियान और कभी कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ बेटा, चले जाओ तुम लोग, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। रात गहरी होने से पहले लौट आना। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि फौरन से पेशतर उन दोनों को रवाना कर दें। हनिया जो इनकार करने के लिए पर तोल रही थी, सबकी मुंतजिर नजरें खुद पर जमी देख कर फौरन ही तैयार होने के लिए उठ उठ गई। हनी, वही साड़ी पहना जो मैं सिलेक्ट करके रख गई थी। सानी ने पीछे से हाँक लगाई तो वो सर हिलाकर अंदर आ गई। पल में तोला पल में माशा होते उस शख्स पर दिल में इतना गुस्सा था कि अगर वो सब ना होते तो इस वक्त उसकी खूब खबर लेती। 15 मिनट से भी कम टाइम में वो तैयार होकर आई तो चची ने पेशानी चूमकर माशाल्लाह कहा। अयान ने एक नज़र उस पर डालकर नज़र चुरा ली, जबकि अम्मी अब्बू सानी जो उसके इंतजार में थे उससे मिलकर नीचे चले गए। वो खामोशी से आकर गाड़ी में उसके पहलू में बैठ गई। याद है एक दफ़ा इस जगह बैठने के लिए तुमने इनकार कर दिया था? वो जैसे किसी याद के ज़ेरे असर बोला तो वो चुप बैठी रह गई। सिग्नल पर रुककर अयान ने एक लड़के को रोक के उसके लिए गजरे लिए और धीरे से उसका दायां हाथ उठाकर उसमें डाल दिए। हनिया की आंखों में न जाने क्यों नमी सी तैर गई। अब ये ना जाने उस शख्स का असल रूप था या वो जो 2 दिन में न जाने कितनी बार बार देखती और अपना दिल जलाती थी, उसी का कोई रंग। नाराज हो उसके धीमे से पूछे गए सवाल पर भी वो चुप ही रही। होना भी चाहिए और बहुत ज्यादा होना चाहिए। अपनी अना के जोम में अब्बा से बदला लेने की खातिर मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे भी एहसासात और जज्बात हैं जो यकीनन बहुत मजरूह हुए होंगे, पर यकीन जानो मैंने जो उस दिन अम्मी के सामने तुम्हें बदशक्ल बदअक्ल और दो गज की जुबान रखने वाली कहा था, तो जानकर कहा था कि तुम्हारे दोपट्टे का एक कोना सीढ़ियों पर देख लिया था और तुम्हारी उस बेगानगी का बदला लेना चाह रहा था जो तुमने मेरे साथ गाड़ी में लिफ्ट ना लेकर दिखाई थी। दिल में एक कोना तुम्हारे नाम का जगमगाया ही था कि अपने बारे में तुम्हारे ख़यालात सुने। कड़वा कड़वा करेला, यही कहा था ना तुमने। बदगुमानी के इस कोने की चमक मांद कर दी। फिर शादी ने की रात तुम्हारे रवैये ने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। हनिया सोच रही थी, मर्द हमेशा ये क्यों चाहता है कि हर बार औरत ही झुके। इसी अना अना के खेल खेलने में कई दिन, कई महीने और साल अपनी खूबसूरती खो बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा है। वो मुस्कुराया। दिल जो तुम्हारी असीरी के राग अलाप रहा था, मैंने उसे कुछ दिन के लिए डपट दिया कि अब्बा को उनके नारवा रवैये का एहसास दिलाना मकसूद था बस। लेकिन क्या है कि जब अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी तो एक पल को मैं बेहद शर्मिंदा हो गया कि ये काम तो मैं मोहब्बत से भी कर सकता था। उसके लिए ज़िद की जंग की ज़रूरत ही नहीं थी। अब भी देर नहीं हुई है। जो हो गया सो हो गया। आइंदा के लिए मेरा वादा कि तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरे नाम की हंसी होगी बस। मैं चाहता हूँ मामू के घर जब हम जाएं तो तुम्हारे चेहरे पर बनावटी नहीं बल्कि हकीकी मुस्कुराहट हो जो कि दिल से निकले, जिसमें तुम्हारी आंखें भी शरीक हो। आहिस्ता आहिस्ता कहते वो उसकी तरफ झुका। माफ कर दिया, या मेरी तरह अभी कुछ दिन मुझे सजा देने का इरादा है जैसे मैंने तुम्हें बेवजह दी? हनिया उसको बहुत कुछ सुनाना और कहना चाहती थी। उसने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और थक कर उसके शाने से सर टिका दिया। अयान ने साइड पर खड़ी की हुई गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से मामू के घर की तरफ बढ़ने लगा कि घर पहुंचकर तमानियत का वो एहसास जो इस वक्त उनके चेहरे पर छलक रहा था, अभी अब अम्मी और अब्बा को भी दिखाना था।